हेलो एंड वेलकम टू रेडिएंट एकेडमी। मैं अमूल चेपे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडिएंट एकेडमी के इस नए एडिटोरियल एनालिसिस में। पिछले एक दो दिन से ज़रा क्लासेस रेगुलर नहीं हो पा रही थी क्योंकि ऑफिस में बड़ा काम चल रहा था। अभी वो सारा निपट गया है तो अभी क्लासेस रेगुलर हो जाएगी। ठीक, चलो तो हम क्या करते हैं, रोज़ हम एडिटोरियल का एनालिसिस करते हैं। जो भी द हिंदू में एडिटोरियल आता है उनमें से एक एडिटोरियल का एनालिसिस करते हैं। उससे पहले हम 10 नए वर्ड्स देखते हैं। इन्हीं 10 नए वर्ड्स के बेसिस पे आपको मैं क्लोज टेस्ट देता हूँ, इसके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में देते हो। और बहुत सारे बच्चे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि जो भी नए वर्ड वो सीखते हैं कि वो सेंटेंस बनाना शुरू कर चुके हैं। सेंटेंस बनाने से क्या होता है कि आप उस वर्ड पे सोचते हो। और लास्ट में फिर हम एक पैराजम्बल लेते हैं जो जिसको आप अटेम्प्ट कर रहे हो। अभी तो मैं उसके आंसर्स भी यहीं आपको वीडियो में दे रहा हूँ, तो आप आंसर्स क्रॉस चेक कर सकते हो। और एडिटोरियल के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ, तो इसके भी आंसर्स मैं अभी आपको वीडियो में ही देने लगा हूँ। वैसे आप करेक्ट आंसर्स जो आपको लगे वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, बशर्ते देने ही चाहिए। ठीक है, तो लेट अस नाउ स्टार्ट विद द क्लास ऑफ टुडे। क्या है आज हमारे पास? आज हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है असुएज्ड। वर्ड जो है दैट इज कॉल्ड असुएज्ड। असुएज्ड का मतलब क्या होता है? असुएज्ड मतलब किसी को शांत करना, रिलैक्स करना। किसी ना कोई बहुत गुस्सा हो रहा है या कुछ बहुत एक्साइटेड है तो उसको जरा रिलैक्स करना, शांत करना, दैट इज कॉल्ड टू असुएज समवन। देखो सेंटेंस, हिज फियर्स वेयर असुएज्ड आफ्टर द डॉक्टर अश्योर्ड हिम ऑफ द सक्सेसफुल सर्जरी। डॉक्टर ने जब उसको कहा, अश्योरेंस दिया ये कि आपकी सर्जरी जो है वो सक्सेसफुल होगी, तब उसके डर का क्या हुआ कि फियर्स असुएज्ड हुए, मतलब उसका डर जरा कम हुआ, शांत हो गया, वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। पहले बहुत डर रहा तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। ठीक है, तो जो डर है या एंग्जाइटी है उसे शांत करना, रिलैक्स करना, उसे कहते हैं असुएज करना। ठीक, देखो मीनिंग, टू मेक एन अनप्लीजेंट फीलिंग लेस इंटेंस। ना पहले से बहुत डर लग रहा है, एंग्जाइटी लग रही है, तो उसे थोड़ा सा रिलैक्स करना, दैट इज कॉल्ड टू असुएज। सिनोनिम्स क्या क्या होंगे इसके? एलिविएटेड, एलिविएटेड का मतलब होता है निर्मूलन, निर्मूलन यानी निकाल देना, है ना। गरीबी हटाओ, आपने बहुत बड़ा नारा एक सुना है, दैट इन इंग्लिश इज कॉल्ड पॉवर्टी एलिविएशन। तो पॉवर्टी के साथ एलिविएशन आता है, निर्मूलन, निकालना। ठीक है, या मिटिगेट करना, मिटिगेट करना यानी उसका असर कम करना किसी चीज का। रिलीव करना यानी जो दुख है, दर्द है, उससे मुक्ति। तो ये दुख दर्द से डायरेक्ट मुक्ति हो जाती है, रिलीव करना यानी। पर असुएज मतलब वो दुख और दर्द आपका कम होना, या एंग्जाइटी या फियर जो भी होगा वो कम होना। ठीक, चलो इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? और बढ़ जाना, है ना। पहले ही डर रहा है और डॉक्टर ने कह दिया ये मेरी पहली ही सर्जरी है, बस फिर उसको जो पहले डर लग रहा था वो और बढ़ गया। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? एग्रीवेट हो जाएगा, यानी पहले ही जो दुख है, दर्द है, डर है, वो और बढ़ जाना, बद से बदतर होना, एग्रीवेट होना। एग्जाजरबेट होना, बद से बदतर होना मतलब एग्जाजरबेट होना, ये वर्ड हम बहुत बार देख चुके हैं। या इंटेंसिफाई होना, इंटेंसिफाई होना मतलब अगेन उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाना, है ना। तो पहले सर्जरी से डर लग रहा था तो डॉक्टर ने उसमें कह दिया है भाई अपना पहला ये है, आप पहली पेशेंट हो, बस खत्म फिर आदमी, है ना, डर से ही मर जाएगा वो। ठीक, तो असुएज का मतलब समझ गया? असुएज मतलब शांत होना, रिलैक्स होना। चलो नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज फरवर। फरवर का मतलब होता है एनर्जी, एंथुजियाज्म, है ना, उसे कहते हैं हम फरवर, एनर्जेटिक फील होना, वो एनर्जी को कहते हैं फरवर। देखो द सेंटेंस, द क्राउड चीयर्ड विद ग्रेट फरवर। जब क्राउड चीयर करता है तो वो बहुत एनर्जी के साथ करता है, बहुत पैशन के साथ करता है, तो उसे कहते हैं फरवर, है ना। तो ग्रेट फरवर एज द टीम स्कोर्ड द विनिंग गोल। जैसे ही विनिंग गोल स्कोर किया वैसे क्राउड बहुत उत्साह में चिल्लाने लगी, चीयर करने लगी, तो उत्साह इज कॉल्ड अगेन फरवर। देखो इसका मीनिंग, इंटेंस एंड पैशनेट फीलिंग, है ना, पैशन होता है उसमें बहुत। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? पैशन, जील, जील का मतलब होता है एनर्जी, उत्साह, या एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म का अगेन मतलब होता है उत्साह होना। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? एंटोनिम्स होंगे अपैथी, अपैथी मतलब निरुत्साह, यानी कोई उत्साह नहीं है, बिल्कुल ऐसे पड़े हैं, कुछ लेना देना नहीं है, टीम गोल करो जीतो हारो, उसे कहते हैं अपैथी, है ना। इनडिफरेंस यानी भेदभाव या निग्लेक्ट करना बेसिकली। कोल्डनेस, ठंडा पड़ा रहना, कुछ लेना देना नहीं है किसी। ठीक है, समझ गए? तो फरवर का मतलब क्या होता है? एनर्जी, पैशन, एंथुजियाज्म।
चले नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज कन्वेंशनल। देखो ये बहुत ही कॉमन वर्ड है कन्वेंशनल, और बहुत बार बच्चों को ये वर्ड के मीनिंग में कंफ्यूजन होता है। कन्वेंशनल का मतलब होता है पारंपरिक, है ना। एक कन्वेंशनल सिस्टम है ऐसे सिस्टम जो पारंपरिक है, मतलब परंपरा से चली आ रही है। अब परंपरा का मतलब ऐसा नहीं है बहुत पुरानी परंपरा होनी चाहिए, आप पिछले कुछ सालों से भी अगर वो सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो आप उसे कन्वेंशनल सिस्टम बोल सकते हो। ऐसे सिस्टम जो कुछ दिनों से या कुछ अरसों से बरसों से चली आ रही है, दैट इज कन्वेंशनल। उसका मतलब होता है पारंपरिक। इट इज एन एडजेक्टिव। देखो सेंटेंस, हिज आइडियाज वेयर टू कन्वेंशनल। देखो टू का मतलब क्या होता है, बहुत लोगों को लगता है टू का मतलब होता है ज्यादा, नहीं, टू का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। ठीक है, टू इज अ निगेटिव वर्ड, जरूरत से ज्यादा। तो उसके जो आइडियाज थे वो पारंपरिक थे, नहीं, वो कुछ ज्यादा ही पारंपरिक थे, हद से ज्यादा या जरूरत से ज्यादा पारंपरिक थे, जरूरत से ज्यादा कन्वेंशनल थे, वो निगेटिव हो जाता है फिर, है ना। तो हिज आइडियाज वेर टू कन्वेंशनल फॉर द क्रिएटिव एनवायरमेंट ही वर्कड इन। वो एक बहुत क्रिएटिव एनवायरमेंट में वर्क कर रहा था, पर उसके आइडियाज बहुत ही ज़्यादा पारंपरिक थे, बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल थे, तो फिर उसमें उसको मैच नहीं हो पा रहा था। क्रिएटिविटी में क्या होता है, कन्वेंशनलिज्म भी ज़रूरी है, मॉडर्नाइजेशन भी ज़रूरी है, नई नई चीज़ें आना भी ज़रूरी होता है, तो बोथ थिंग्स शुड मैच। मीनिंग क्या होगा इसका, बेस्ड ऑन और इन अकॉर्डेंस विथ व्हाट इज जनरली डन और बिलीव्ड, है ना, एक पुरानी चली आ रही सिस्टम, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल। सिनोनिम्स क्या होंगे कन्वेंशनल के, ट्रेडिशनल सिस्टम या स्टैंडर्ड या यूजुअल जो चलते आ रहा है वो। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, अनकन्वेंशनल, सबसे इजी इज अनकन्वेंशनल, या ओरिजिनल एकदम पहला, या एकदम यूनिक। यूनिक जो होगा वो एक ही होगा, वो चला आ रहा वाला सिस्टम नहीं होगा, यूनिक होगा एक, ठीक है, तो वो यूनिक होता है। या फिर कन्वेंशनल का आप ले सकते हो मॉडर्न, मॉडर्न इज ऑल्सो एंटोनिम ऑफ कन्वेंशनल। ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया। चलिए चलो नेक्स्ट वर्ड इज लोथ। लोथ, लोथ, लोथ का मतलब पता है क्या होता है, लोथ का मतलब होता है किसी चीज से, किसी चीज को हेट करना, एकदम घृणा करना, किसी चीज से चीड़ आना, यानी बहुत आप तो गुस्सा आना किसी चीज से ना, किसी चीज से बहुत घृणा करना, वो देख के आपको लगता है ना अरे यार ये नहीं होना चाहिए था, आई हेट दिस थिंग, दैट इज कॉल्ड टू लोथ समथिंग। जिसको आप हेट करते हो उसको आप लोथ करते हो, ऐसा समझ, ठीक है ना। द सेंटेंस, ही एब्सोल्युटली लोथ्स वेकिंग अप अर्ली ऑन वीकेंड्स। वीकेंड्स पे जल्दी उठने से उसे बहुत चिढ़ है, हाँ, मतलब शी लोथ्स वेकिंग अप अर्ली ऑन वीकेंड, तो बहुत चिढ़ होना किसी चीज से या किसी चीज से घृणा करना, दैट इज कॉल्ड लोथ। मीनिंग क्या होगा इसका, फील इंटेंस डिसलाइक और डिसगस्ट फॉर समथिंग, कोई चीज बहुत ही नापसंद होना। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, डिटेस्ट ना, डोंट लाइक समथिंग, या हेट करना किसी चीज को, या अबॉर करना। अबॉर करना मतलब यू डोंट लाइक समथिंग, आप उसको निगलेक्ट करो, निगलेक्ट भी नहीं, आप उसको दूर भगाओ अपने से ताकि यू डोंट लाइक इट, ना पसंद करना किसी चीज को, अबॉर करना। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, किसी चीज को पसंद करना, मतलब यू लव समथिंग, या यू एडोर समथिंग, या एडमायर समथिंग, किसी चीज को आप मानते हो, यानी एडमायर करना, है ना, किसी चीज को मानना। एडोर करना मतलब उसे आप पसंद करते हो, और लव करना तो आपको पता है, ठीक है। तो लोथ का मीनिंग समझ गए, लोथ मतलब किसी से बहुत घृणा होना, वो चीज ना पसंद होना, दैट इज टू लोथ। चले नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज ग्रैपल। ग्रैपल का मतलब क्या होता है, ग्रैपल का मतलब होता है जूझना, है ना। इफ यू आर ग्रैपलिंग विद अ पर्टिकुलर सिचुएशन, मतलब आप उस सिचुएशन से जूझ रहे हो, लड़ रहे हो उस सिचुएशन से, ठीक है। तो सेंटेंस क्या होगा इसका, शी हैड टू ग्रैपल विथ मेनी चैलेंजेस, है ना, तो बहुत सारे चैलेंजेस से ग्रैपल करना पड़ा, मतलब क्या करना पड़ा, जूझना पड़ा। टू कंप्लीट हर प्रोजेक्ट ऑन टाइम, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए समय पे उसे बहुत सारे चैलेंजेस से जूझना पड़ा, ग्रैपल करना पड़ा। मीनिंग क्या होगा ग्रैपल का, ग्रैपल मीन्स टू स्ट्रगल और रेसल विथ समथिंग। यहाँ पे रेसल का मतलब एक्चुअली कुश्ती करना नहीं है, उसका मतलब है जूझना, लड़ना, ठीक है। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, स्ट्रगल करना, रेसल करना। रेसल का मतलब क्या होता है, अभी पता है, कुश्ती, रेसल, या कंटेंड करना, यानी किसी चीज से कंपटीशन में होना, दैट इज कंटेंड, ठीक है। आपका होता है ना कोई नेक्स्ट कंटेंडर, यानी जो नेक्स्ट आपका कॉम्पिटिटर होगा उसे कंटेंडर कहते हैं, ठीक, तो कंटेंड करना, कंपीट करना। एंटोनिम्स एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है इसका, हाँ, ग्रैपल का,
ये दूर का रिश्तेदार समझ लो इसको, कंटेंट मतलब। एंटोनिम्स क्या होंगे? छोड़ देना उस चीज को, ठीक है, लेट गो, छोड़ दो, जानने दो ना, कौन जूझेगा इसे, छोड़ दो। या फिर उससे बच के निकल जाना साइड से, अवॉइड कर लेना उसको, या रिलीज करना उसको, छोड़ देना, ठीक है। तो छोड़ देना या उसको अवॉइड करना, बाईपास कर देना, ये सारी चीजें क्या हो सकती हैं? एंटोनिम ऑफ ग्रैपल। ग्रैपल करना मतलब चीजों से जूझना, लड़ना, स्ट्रगल करना, ठीक है, क्लियर हो गया ग्रैपल। चले अगले वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज पोर्टेंट्स। पोर्टेंट्स का मतलब होता है एक ऐसी साइन या ऐसी वार्निंग जो आपको कुछ बुरा होने के बारे में सूचना दे, पहले से पूर्व सूचना जिसे हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड पोर्टेंट्स, है ना। एक साइन या वार्निंग जो आपको पहले ही बता दे कि कुछ तो भी बुरा होने वाला है, समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, है ना, बैड ओमेन जैसे कहते हैं हम लोग, वैसा कुछ होने वाला है तो उसे कहेंगे हम पोर्टेंट्स। देखो सेंटेंसेस का, पोर्टेंट्स का। डार्क क्लाउड्स ऑन द होराइजन वेर कंसिडर्ड पोर्टेंट्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म। होराइजन का मतलब क्षितिज, मतलब जहां पे आपका आसमान और धरती मिलते हुए दिखती है, दैट इज कॉल्ड होराइजन। उस होराइजन पे यानी दूर से आपको ऐसे काले घने बादल आते हुए दिख रहे हैं, तो फिर वो ध्यान में आ जाता है कि नहीं अभी बड़ा तूफान आने वाला है, स्टॉर्म आने वाला है। तो स्टॉर्म आने की जो पूर्व सूचना आपको उन काले घने बादलों से मिलती है, उस सूचना को हम क्या कहेंगे? पोर्टेंट्स, ठीक है, सूचनाएं मिल रही है उससे, ठीक है। तो पोर्टेंट्स मतलब क्या होगा? अ साइन और वार्निंग दैट समथिंग, स्पेशली समथिंग मोमेंटस और कलैमिटस। मोमेंटस यानी बहुत बड़ा, कलैमिटस का मतलब होता है ऐसा जिससे आपदा आ सकती है ना, कुछ तो भी बुरा हो सकता है, दैट इज कलैमिटी। कलैमिटी का मतलब होता है आपदा, ठीक है। तो कलैमिटस या आपदा आ सकती है, इज लाइकली टू हैपन, उस चीज को हम क्या बोलेंगे? पोर्टेंट्स, है ना। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? ओमेन। ओमेन का मतलब एक क्या बुरी कोई चीज आगे होने वाली है, उसकी आइडिया पहले से लग जाना, उसे कहते हैं ओमेन, है ना। वार्निंग या इंडिकेशन मिल जाना पहले ही, ठीक। नेक्स्ट एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? अचानक से कुछ मिल जाना, ये पूर्व सूचना यानी पहले से आपको पता होता है ना, पहले से आपको पता है तो यू आर रेडी। अब पहले से पता नहीं, अचानक कुछ होता है तो उसको क्या कहेंगे? सरप्राइज, ठीक है, या अनप्रिडिक्टेड इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स जो अचानक से हो जाए, सरप्राइज की तरह मिल जाए, तो वो उसके एंटोनिम्स हो गए, समझ गए। तो पोर्टेंट्स का मतलब क्या होगा? पूर्व सूचना ना, ऐसी कोई साइन की कुछ बुरा आपके साथ होने वाला है, उसकी आइडिया पहले ही लग जाना, दैट इज कॉल्ड पोर्टेंट्स। चले चलो, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज पर्क्ड अप। पर्क्ड अप, पर्क्ड अप का मतलब होता है अचानक से ऐसी एनर्जी बढ़ जाना ना, उत्साह बढ़ जाना, उमंग आ जाना इधर, दैट इज कॉल्ड पर्क्ड अप। देखो सेंटेंस, ही पर्क्ड अप इमीडिएटली आफ्टर हियरिंग दी गुड न्यूज। अच्छी खबर मिलते ही अचानक से कैसी एनर्जी आ जाती है ना अंदर, तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड यू हैव पर्क्ड अप, ठीक है। पर्क आपने सुना होगा, पर्क खाने से एकदम एनर्जी आ जाती है, तो जाती तो है नहीं पर उसका नाम वैसा है, ठीक है ना। तो पर्क होना मतलब अचानक से एनर्जी आ जाना। मीनिंग क्या होगा इसका? टू बिकम और मेक मोर चीयरफुल और लाइवली, कोई चीज अचानक से लाइवली हो जाना, एनर्जेटिक हो जाना। सिनोनिम्स, एनर्जाइज्ड, ब्राइटन्ड या रिवाइव्ड। ऐसा कोई गिरा पड़ा था, अचानक से एनर्जी आ गई उसमें, ठीक है, तो दैट इज रिवाइव हो गया वो। एंटोनिम्स क्या होंगे? वापस एनर्जी में था फिर से सो गया, ठीक है, उसे क्या कहेंगे फिर? ड्रूप्ड, है ना, एकदम नीचे गिर जाना, या डल हो जाना, डल या डिक्लाइन होना, है ना, ऐसा ऊपर जा रहा था, डिक्लाइन हो गया, नीचे आ गया, ठीक है, समझ गया। पर्क्ड अप मतलब अचानक से एनर्जी आ जाना, दैट इज पर्क्ड अप। चलो नेक्स्ट मीनिंग, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज ऑफटेक। ऑफटेक का मतलब होता है कोई चीज का बिकना ना, या मार्केट से अचानक उसका खत्म हो जाना, खत्म होना इन द सेंस वो मार्केट में सेल होना, दैट इज कॉल्ड ऑफटेक। उसका यूज बढ़ना किसी चीज का, उसे कहते हैं ऑफटेक हो रहा है किसी चीज। देखो सेंटेंस ऑफटेक का, द ऑफटेक ऑफ द न्यू प्रोडक्ट एक्सीडेड एक्सपेक्टेशंस ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट वीक। पहले हफ्ते में ही जो नए प्रोडक्ट का ऑफटेक हुआ मतलब उसका यूज हुआ, कंजम्पशन हुआ, कि वो मार्केट में बिका, उससे ही पता चला, वो उसने क्या कर दिया? एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर दिया। किसी ने सोचा नहीं था कि यार नया प्रोडक्ट लॉन्च होते होते इतना तेजी से बिकने लगेगा, पर वो हो गया। बिकने लगना इज कॉल्ड ऑफटेक होना, ठीक।
देखो मीनिंग, द एक्शन ऑफ टेकिंग समथिंग स्पेशली द अमाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड और रेट एट विच दे आर यूज्ड। अचानक से कोई चीज बिकने लगना, इतना बड़े सेंटेंस का मतलब अपने लैंग्वेज में तो मस्त है। अचानक से कुछ चीज बिकने लगना, ठीक है, किसी चीज का बिकना, अचानक से नहीं होना पर किसी चीज का बिकना या उसका यूज होना, इस्तेमाल होना, दैट इज कॉल्ड ऑफ टेक। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, देखो परचेस, बिकना मतलब लोगों ने वो खरीदना, ये इस मतलब से, कोई बेच रहा है तो कोई खरीद भी रहा है। कंजम्पशन है ना, कंजम्पशन का मतलब होता है यूज करना, उपभोग लेना किसी चीज का। अपटेक, अपटेक मतलब उठा लेना, है ना, उस चीज का कितनी बिक्री हो रही है, कितनी वो चीज मार्केट से उठाई जा रही है, दैट इज कॉल्ड अपटेक। अपटेक ऑफ टेक आर मोर और लेस सिमिलर, मोर और लेस, है ना। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, सप्लाई करना, मार्केट में और सप्लाई देना, ज्यादा देना, या स्टोर करके रखना, या होर्डिंग करना। होर्डिंग मतलब जमाखोरी, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट में प्याज के दाम कम हो गए तो क्या करते हैं लोग, फिर बड़े व्यापारी क्या करते हैं, उसको जमा करके रख देते हैं अपने गोडाउन्स में, और फिर जब मार्केट में दाम बढ़ेंगे तब वो क्या करते हैं, फिर वो प्याज बाहर निकालते हैं। इसे कहते हैं जमाखोरी करना या होर्डिंग करना, इंग्लिश में इट इज कॉल्ड होर्डिंग, ठीक है, समझ गया। ऑफटेक, ऑफटेक का मतलब होता है बिक्री या मार्केट से उठाना, ठीक। चले नेक्स्ट वर्ड पे, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज बैरोमीटर। बैरोमीटर वैसे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिनने का एक मशीन होता है, पर जो यूज करते हैं बैरोमीटर, वो यूज करते हैं किसी चीज का मेजरमेंट के हिसाब से, कि इस चीज को मेजर करने का, तो मेजर के जगह बैरोमीटर यूज करते हैं, ठीक है। आजकल अच्छे कपड़े ये बैरोमीटर हो गया है लोगों की अच्छाई समझने का, पर अच्छे कपड़े का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति अच्छा ही होगा, ठीक है। किसी व्यक्ति का स्टेटस समझने के लिए उसके अच्छे कपड़े ये प्रॉपर बैरोमीटर नहीं है या प्रॉपर मेजर नहीं है, इस हिसाब से, समझ गए। तो बैरोमीटर इज बेसिकली अ मेजर, ठीक। देखो सेंटेंस, यहाँ बैरोमीटर का मतलब देखना कैसे है। द स्टॉक मार्केट इज ऑफन सीन एज अ बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमिक हेल्थ। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कैसी है वो उसके स्टॉक मार्केट से पता चलती है। तो स्टॉक मार्केट एक बैरोमीटर की तरह हो गया फिर, कि अगर वो अच्छा है मतलब देश की इकोनॉमी अच्छी है, अगर वो नीचे आ रहा है तो मतलब देश की इकोनॉमी नीचे जा रही है, ठीक है। तो वो मेजर की तरह है एक, समझ गए। मीनिंग क्या होगा इसका, एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये तो जनरली होता है लेकिन उसको ऐसा नहीं यूज करते, उसको एक मेटाफर की तरह यूज करते हैं। अ मेटाफर फॉर समथिंग दैट रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस। इस सिचुएशन में कुछ अगर बदल गया तो वो मेजर कैसे हो रहा है वो देखने के लिए बैरोमीटर ये वर्ड यूज करते हैं। सिनोनिम्स क्या होगा इसका, क्या होंगे, गेज, गेज होगा एक, गेज, गेज का मतलब मेजर करना, है ना। हम लोग अपनी गाड़ी की हवा जो मेजर करते हैं तो हाथ में क्या होता है, गेज होता है, एक एयर गेज, है ना, प्रेशर का गेज होता है, उसी में रीडिंग आती है, उसे कहते हैं गेज। तो गेज करना मतलब अंदाजा लेना। इंडिकेटर, लाइट लगना वगैरह कोई, दैट इज इंडिकेटर या मेजर। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, अनमेजर्ड, कोई गिनना नहीं है, कुछ नहीं करना है, अनकैलकुलेटेड, ठीक है, समझ गया। तो ये बेसिकली एक नाउन है, तो इसका एंटोनिम आपको प्रॉपर मिलने मुश्किल है, नहीं मिलेंगे, ये तो बस ऐसे अरेंज किए हैं फिलहाल, समझे। बैरोमीटर का मतलब होता है कुछ चीज का मेजर। चले अगले वर्ड पे, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज डिसिपेटेड। डिसिपेटेड का मतलब होता है तहस नहस कर देना, नष्ट कर देना या डिस्पर्स कर देना, ऐसे किसी चीज को नष्ट करके ऐसे टुकड़े टुकड़े कर देना, मतलब डिसिपेट कर देना। तो ये एग्रेसिव वर्ड है। देखो सेंटेंस, हिज एनर्जी वॉज डिसिपेटेड आफ्टर वर्किंग फॉर आवर्स विदाउट ब्रेक। बिना ब्रेक के घंटों तक मेहनत करके उसकी एनर्जी डिसिपेट हो गई थी, मतलब नष्ट हो गई थी, खत्म हो गई थी, ठीक है, फिनिश हो गई थी पूरी, ठीक है। मीनिंग क्या होगा, डिस्पर्स और स्कैटर्ड, एक तो यानी इधर उधर फैल जाना, उस हिसाब से भी यूज होता है। अब यहाँ पे एनर्जी तो इधर उधर नहीं फैल गई उसकी, खत्म हो गई, ये मीनिंग से यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। ओवर इंडल्जिंग इन सेंसुअल प्लेजर्स एन एडजेक्टिव, है ना, बहुत सारे चीज़ों का ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होना या उपभोग लेना, दैट इज कॉल्ड डिसिपेटेड, वो भी हो सकता है। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, डिस्पर्स्ड, इधर उधर फैल जाना, स्क्वैंडर्ड, है ना, या स्कैटर्ड, सबका मतलब होता है इधर उधर फैल जाना। एंटोनिम्स क्या होगा इसका, एक जगह इकट्ठा कर लेना, एक्यूमुलेट करना, गैदर करना या कंजर्व करना। तो डिसिपेट का मतलब समझ गया क्या है, डिसिपेट का मतलब होता है नष्ट करके उसको इधर उधर फैला देना, दैट इज डिसिपेट।
क्लियर? तो आई होप ये सारे वर्ड्स आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे। अभी क्या करना है, इन्हीं 10 वर्ड्स के बेसिस पे आपके लिए क्लोज टेस्ट है। उस क्लोज टेस्ट का स्क्रीनशॉट ले लो और इसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, तो ये रही आपके लिए क्लोज टेस्ट, नीचे ऑप्शंस भी दिए हैं, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, डन। चलो, तो अब क्या करना है, इस क्लोज टेस्ट के आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। चलो, लेट अस नाउ मूव ऑन टू दी एडिटोरियल। क्या हुआ था, जो अपना पिछला क्लास हुआ था 30 सितंबर को, उसमें हमने एक एडिटोरियल लिया था तमिलनाडु से। वो जो एडिटोरियल था वो था वी सेंथिल बालाजी के बारे में, जो 2011-15 में एक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे और बाद में वो पहले AIADMK ये पार्टी में थे, फिर DMK में आ गए, ऐसा हुआ था। और फिर उन पे ED के तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग और कैश फॉर जॉब ये स्कैम के आरोप लगे, जिसके बाद उन्हें जेल में जाना पड़ा और फिर अभी वो बेल पे बाहर आए। इतनी कहानी या इतना, और इस पे जो एडिटोरियल था वो हमने पिछली क्लास में देखा था। आज उसी से कंटिन्यूएशन में तमिलनाडु से फिर से एक चीज आई है, वहां पे कैबिनेट में रीशफल हुआ है, तो उसके पे एक एडिटोरियल आया है, तो वो जानबूझकर लेके आया हूं ताकि उसी स्टोरी को हम कंटिन्यू कर सके। जब कंटिन्यूएशन आता है ना चीजों का, तो हमें चीज जरा ध्यान में रहती है। ठीक है, तो अभी पहले आप, छोटा सा पार्ट है आज पहला, ये पहले पढ़ लो, फिर इसको डिस्कस करेंगे। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ओनली, रीड इट देन वी विल डिस्कस इट। ठीक है, चलो पढ़ लिया। चलो, लेट अस नाउ रीड इट टुगेदर। अब समझने की कोशिश करेंगे क्या है। वैसे अगर आपने पिछला क्लास किया है तो आपको थोड़ी सी आइडिया होगी, अब वो आइडिया और क्लियर होने वाली है। ठीक है, देखेंगे क्या दिया। चेंजेस एट द टॉप ऑन दी तमिलनाडु कैबिनेट रीशफल। तो तमिलनाडु का जो कैबिनेट है, मतलब प्राइम मिनिस्टर और बाकी सारे जो मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनको कहते हैं कैबिनेट। तो उस कैबिनेट में फेरबदल हुए, उसको देखेंगे। द मच अवेटेड शफल ऑफ द तमिलनाडु कैबिनेट। शफल का मतलब क्या होता है? इधर उधर मूव करना। आप कार्ड्स कैसे शफल करते हो, इधर उधर मूव करते हो, ऊपर नीचे करना, है ना। ऑफ द तमिलनाडु कैबिनेट हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन। MK स्टालिन वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। वॉज ऑन एक्सपेक्टेड लाइन्स इवन इफ नॉट होली अप्रोप्रिएट। जो भी तमिलनाडु में की कैबिनेट में फेरबदल हुआ है वो ऑन एक्सपेक्टेड लाइन्स है, यानी लोगों ने जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसा ही हुआ है, भले ही, है ना। इफ नॉट होली अप्रोप्रिएट मतलब वो भले ही सही नहीं हो।
जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है, पर यही लोगों ने सोचा था कि ऐसा होगा। अब क्या सही नहीं हुआ है वो जरा देखना पड़ेगा। देयर वॉज नो मेजर सर्जरी, कोई बहुत अजीब कोई चीज हुई नहीं, नॉर एनी इन्फ्यूजन ऑफ टैलेंट, कोई नया टैलेंटेड व्यक्ति या कोई नया व्यक्ति उसमें आया नहीं है। इन्फ्यूजन का मतलब होता है किसी चीज में डालना, दैट इज कॉल्ड इन्फ्यूजन, राइट। तो कोई मेजर सर्जरी नहीं हुई, मतलब कोई बहुत काट छाट नहीं हुई कि लोगों को एकदम निकाल दिया, ऐसा भी नहीं हुआ, और कोई नया टैलेंट को भी और कैबिनेट में लाया नहीं गया है। तो कोई किसी को लाना इज कॉल्ड इन्फ्यूजन, ठीक है। 3 मिनिस्टर्स वेयर ड्रॉप्ड, 3 मिनिस्टर्स को ड्रॉप किया गया। 4 मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग एन ओल्ड फेस वेयर इंडक्टेड एंड द पोर्टफोलियोज ऑफ 7 मिनिस्टर्स वेयर चेंज, 3 लोगों को निकाला गया, 4 नए मंत्री लाए गए, 4 नए लोगों को, पुराने फेसेस, सॉरी 4 मिनिस्टर्स, हाँ 4 नए मिनिस्टर्स बनाए गए, 3 को ड्रॉप किया गया। जो 4 है उनमें एक पुराना फेस है, वो कौन पुराना फेस है जरा देखना पड़ेगा, है ना। और 7 मिनिस्ट्रीज चेंज हुई है लोगों की, तो ये जनरल आइडिया है। द एक्सरसाइज सॉ रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन रीजन एंड कास्ट, अ नोटेबल इंक्लूजन। ये जो एक्सरसाइज हुई इसमें क्या क्या मिला है आपको, रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा कि रीजन वाइज, यानी इस रीजन से एक, उस रीजन से एक, तो रीजनल वेरिएशन भी, और कास्ट बेस्ड भी, कास्ट का भी इक्वेशन को मैनेज करने की कोशिश की गई है। अ नोटेबल इंक्लूजन बीइंग गोवी शेजियान, ये गोवी शेजियान जो है वो कौन है देखना पड़ेगा, 3 टाइम लेजिस्लेटर फ्रॉम थिरुविदाई मरुथुर इन दी स्टेट्स सेंट्रल रीजन एंड बिलोंगिंग टू अ शेड्यूल्ड कास्ट। एक नोटेबल इंक्लूजन, नोटेबल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति को लाया गया है, इंडक्ट किया गया है, 4 नए मिनिस्टर्स है ना, तो उसमें एक गोवी शेजियान है। ये कौन है, ये एक इंपॉर्टेंट इंक्लूजन इसलिए है क्योंकि ये 3 बार के लेजिस्लेटर रह चुके हैं। कहाँ से, ये थिरुविदाई मरुथुर से, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज, ये सेंट्रल रीजन से आते हैं, तमिलनाडु का सेंट्रल रीजन, और ये शेड्यूल्ड कास्ट को बिलोंग करते हैं, तो दैट इज व्हाई इट इज नोटेबल। व्हाई, ही हैज बीन एलोकेटेड द हायर एजुकेशन पोर्टफोलियो, और उनको पोर्टफोलियो भी बढ़ा दिया है हायर एजुकेशन वाला, दैट वाज हेल्ड बाय डीएमके हेवी वेट के पोनमुडी। डीएमके के बहुत सीनियर नेता है, हेवी वेट माना जाता है उनको, के पोनमुडी, उनके हाथ में ये हायर एजुकेशन वाला मिनिस्ट्री थी, तो उनके हाथ से निकाल के ये गोवी शेजियान को दी गई है। अब इसका क्या कारण है कि उनको इंडक्ट क्यों किया गया और उनको इतना बड़ा पोर्टफोलियो क्यों दिया गया, वो शायद बाद में मिलेगा अपने को। आफ्टर द प्रैक्टिस फ्रॉम 2006 टू हैव अ सेपरेट मिनिस्टर्स टू हैंडल स्कूल एंड हायर एजुकेशन, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट एन एससी लेजिस्लेटर हैज बीन गिवन अ की पोर्टफोलियो। हाँ, अब यहाँ पे इन्होंने बोला है, क्या बोला है, 2006 से पहले प्राइमरी एजुकेशन यानी स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन एक था, 2006 से हायर एजुकेशन अलग हो गया, स्कूल एजुकेशन की मिनिस्ट्री अलग हो गई, तो अब दोनों अलग अलग मिनिस्ट्री चलती है। तब से एक भी, तब से यानी 2006 से बात कर रहे हैं हम, 2006 से मतलब अभी ऑलमोस्ट 18 सालों में, तो पिछले 18 सालों में ऐसा एक भी बार नहीं हुआ कि किसी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आए हुए व्यक्ति को ये हायर एजुकेशन का पोर्टफोलियो दिया गया हो, ऐसा हुआ नहीं था। तो इस बार वो हुआ है, क्यों, परहैप्स टू काउंटर, का कारण आपको आगे मिलेगा, क्या है, परहैप्स टू काउंटर क्रिटिसिज्म दैट द्रविडियन मेजर्स द डीएमके एंड द एआईडीएमके डू नॉट एलोकेट इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज टू एससी। ये क्यों किया गया, क्योंकि ये जो द्रविडियन मेजर्स है, द्रविडियन मेजर्स मतलब तमिलनाडु की जो 2 बड़ी पार्टियां हैं जो द्रविडियन पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती है, ये डीएमके और एआईएडीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कजगम, ये डीएमके का जो फुल फॉर्म है ना वही है द्रविड़ मुनेत्र कजगम, तो इनके नाम में ही द्रविड़ है, राइट। और फिर होता है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम, तो इसमें द्रविड़ दोनों पार्टियों में है, यही दोनों पार्टियों के बीच में सत्ता आते जाते रही है पिछले कुछ सालों में तमिलनाडु में। अब ये दोनों पार्टियों पे ये हमेशा आरोप लगे हैं या उनकी ये आलोचना हुई है, क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना करना किसी की, ये आलोचना हुई है कि ये दोनों पार्टियां एससी कम्युनिटी के कैंडिडेट्स को बड़े पोर्टफोलियोज नहीं देती, तो इस चीज को काउंटर करने के लिए एक पोर्टफोलियो उन्होंने एससी कम्युनिटी से आए हुए गोवी शेजियान को दे दिया गया।
ठीक है, दिया है। समझ गया, इतना पार्ट समझा पहला। चलो अब चलेंगे सेकेंड पार्ट पे। अब गो थ्रू दी सेकेंड पार्ट, देन वी विल डिस्कस इट। पढ़ो इसको पहले। चलो डन, पढ़ लिया। चलो क्या दिया है फिर अभी इस पार्ट में। द शफल द शफल ऑल्सो मेड टू ऑब्जेक्टिव्स। दो ऑब्जेक्टिव्स भी थे, वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स थे देखेंगे। एलिवेटिंग यूथ वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन एज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड री इंडक्टिंग वी सेंथिल बालाजी, जिनके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, हु वॉज रिलीज्ड ऑन बेल बाय द सुप्रीम कोर्ट डेज अर्लियर। तो देखो यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव्स थे, वो उन्होंने पूरे किए। कौन से दो ऑब्जेक्टिव्स थे कि यूथ वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर है उनका नाम है उदयनिधि स्टालिन। तो उदयनिधि स्टालिन जो है वो है एम.के. स्टालिन, जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है, उनके बेटे। और वी सेंथिल बालाजी, इनके बारे में हम पिछले लेक्चर में बात कर ही चुके हैं, और मैंने वैसे भी इस लेक्चर के भी शुरुआत में आपको वी सेंथिल बालाजी के बारे में बताया। तो इन दोनों को मिनिस्ट्री में लाना, सेंथिल बालाजी को वापस मिनिस्ट्री में लाना और उदयनिधि स्टालिन को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाना, ये दो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे जो उन्होंने कैबिनेट रीशफल में पूरे किए। मिस्टर उदयनिधि, who was ranked 10th in the cabinet hierarchy, now moves to the third spot। अचानक से अब ये चीफ मिनिस्टर के बेटे हैं, ठीक है, फिर भी ये कैबिनेट के हायरार्की में फिर भी नहीं, उनका नंबर 10वां था क्योंकि यंग है, अभी अभी मिनिस्ट्री संभाली है। लेकिन अचानक से क्या हुआ, उनको तीसरे स्पॉट पे ला दिया गया अभी हायरार्की में, यानी टॉप पे एम.के. स्टालिन, बीच में कोई दूसरे मिनिस्टर और तीसरे नंबर पे उनका लड़का कौन, उदयनिधि स्टालिन। With water resource minister Durai Murugan, who became an MLA in 1971,
रिटेनिंग सेकेंड स्पॉट। बहुत सीनियर मिनिस्टर है दुराई मुरुगन, जो 1971 में एमएलए बने थे, उनको अभी भी सेकेंड स्पॉट पे रखा गया है एम के स्टालिन चीफ मिनिस्टर से नीचे के स्पॉट पे। इट रिफ्लेक्ट्स अ सिमिलर अरेंजमेंट इन 2009 when Mr. Stalin, who became deputy chief minister during the chief ministership of M. करुणानिधि। अभी देखो और एक ये लाइन पढ़ लेते फिर बताता हूं। देन फाइनेंस मिनिस्टर, तब के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, एंड दी डीएमके लॉन्ग स्टैंडिंग जनरल सेक्रेटरी के अनबाजगन रिटेन दी सेकेंड स्लॉट। तो अभी व्यवस्था कैसी बनाई है इन्होंने? एम के स्टालिन चीफ मिनिस्टर है, उनके फिर दुराई मुरुगन ये सेकेंड स्पॉट पे है हायरार्की में, और उनके नीचे थर्ड स्पॉट पे है एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन। ठीक, अभी यही व्यवस्था इनकी पार्टी ने, इन्हीं की पार्टी थी, 2009 में इनकी सत्ता थी, इनकी सरकार थी, तो इन्होंने 2009 में क्या सिस्टम रखी थी कि एम के स्टालिन के फादर एम करुणानिधि, देखो एम करुणानिधि ये एम के स्टालिन के फादर है ना, तो और एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन, तो एम करुणानिधि उनके फादर चीफ मिनिस्टर थे, तो सेकेंड स्पॉट पे तब उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे और बहुत लंबे ड्यूरेशन से डीएमके के सेक्रेटरी थे के अनबाजगन, उनको सेकेंड स्लॉट पे रखा था, और तीसरे स्पॉट पे एम के स्टालिन हुआ करते थे। अब एम के स्टालिन 1 पे हो गए और उनका बेटा तीसरे नंबर पे आ गया। ठीक, तो ये सब फैमिली में ही चल रहा है। पहले इनके फादर थे एम के स्टालिन के, अब ये है, फिर इनका बेटा चीफ मिनिस्टर बनेगा, और इसे हम लोग डेमोक्रेसी का नाम दे रहे हैं। दैट इज समथिंग दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये अगर ऐसी डेमोक्रेसी रही तो मुश्किल है फिर। एवर सिंस मिस्टर उदयनिधि's इंडक्शन एज अ मिनिस्टर इन December 2022, he has risen in the party and is a man in demand। ना, ये मैन इन डिमांड है क्योंकि चीफ मिनिस्टर का बेटा है, तो ही इज अ मैन इन डिमांड। उन्होंने अपनी पार्टी में 2022 में अभी पिछले साल ये मिनिस्टर बने हैं, और अचानक से इनकी इतनी बड़ी राइज हो गई कि ये 2 साल में ही डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गए। बट हिज एलिवेशन नाउ रेजेस क्वेश्चन गिवन हिज पॉलिटिकल इनएक्सपीरियंस, है ना, पॉलिटिक्स में विशेष कोई इनका अनुभव है नहीं, फिर भी इन्हें डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर क्यों बनाया गया, ये पूछा जाना चाहिए सवाल लोगों की तरफ से, ये ऑथर कह रहे हैं। एज इन मच ऑफ साउथ एशिया, अभी देखो व्हाट इज गिवन, एज इन मच ऑफ साउथ एशिया, पूरे साउथ एशिया में, बड़े से पार्ट में साउथ एशिया के, डायनास्टिक पॉलिटिक्स हैज बिकम अ नॉर्म। सारी पार्टियां ऑलमोस्ट डायनास्टिक पॉलिटिक्स ही कर रही है। बहुत ही गिनी चुनी पार्टियां हैं जहां पे डायनास्टिक पॉलिटिक्स नहीं है। डायनास्टिक पॉलिटिक्स मतलब फैमिली का ही कोई व्यक्ति लीडर है, फिर उनका बेटा बेटी यही लीडर है। हिंदुस्तान में ही, अपने ही देश में कितनी पार्टियां ऐसी है जो फैमिली बेस्ड ही पार्टियां है। ये पार्टियां आर नॉट विद डेमोक्रेसी, बराबर है, इनकी खुद की पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है ना, और देश में डेमोक्रेसी की बात हो रही है फिर। ठीक है, तो ये डायनास्टिक पॉलिटिक्स अगर हो रहा है तो ये एक नॉर्म है, ऐसा ऑथर कह रहे हैं कि बहुत सारे देशों में ऐसा हो रहा है, बहुत सारे देशों में हो रहा है, लेकिन भारत एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। विच इज एट वेरियंस विद द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड सोशल जस्टिस। डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स है और सामाजिक न्याय के जो प्रिंसिपल्स है, जो सिद्धांत है, उसमें डायनास्टिक पॉलिटिक्स कहीं नहीं बैठती, और बस यही हमारे देश में बहुत सारी पार्टियों में हो रहा है। और ये विच इज एट वेरियंस विद डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, तो ये जो चीज है डायनास्टिक पॉलिटिक्स, ये एट वेरियंस है यानी इसके विरोध में है, इसके डायनास्टिक प्रिंसिपल्स और सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, इनके विरोध में है, इनके अगेंस्ट है। एट वेरियंस का मतलब होना विरोध में होना, टू बी अगेंस्ट समथिंग। समझ गए? क्लियर? चलो अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। जस्ट गो थ्रू दी थर्ड पार्ट क्विकली एंड देन वी विल डिस्कस इट। पढ़ लो इसको।
चलो पढ़ लिया। हाँ, क्या दिया है लास्ट पार्ट में? इट इज ऑल्सो अबाउट वेदर डायनास्ट्स, है ना, ये डायनास्ट्स को डबल कोट्स में लिखा है। डायनास्ट मतलब ऐसे जो लीडर्स हैं जिनको डायनास्ट कहा जाता है कि ये फैमिली के ही द्वारा पॉलिटिक्स में आए हैं और इसीलिए इनको पॉलिटिक्स में इतना ऊंचा ओहदा मिला है। ऐसे लोगों को कैन फुलफिल लेजिटिमेट एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल दे रिप्रेजेंट। वो भी तो चुन के आए हैं, लेकिन वो लोगों के जो एस्पिरेशंस है, जो लोगों की डिमांड्स है, मांग है, अगर वो क्या वो सही में पूरा कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, ये भी देखना पड़ेगा, है ना। मिस्टर उदयनिधि कुड इमर्ज एज अ लीडर इन हिज ओन राइट इफ ही इज एबल टू हैंडल दिस एंड स्टेज अवे फ्रॉम साइकोफैंट्स। ठीक है, तो अब ऑथर कह रहे हैं कि ये उदयनिधि स्टालिन खुद भी आगे जाके एक बड़े लीडर बन सकते हैं अगर ये सब लोगों की एस्पिरेशंस को वो पूरा करे और साइकोफैंट्स से दूर रहे एंड स्टेज अवे फ्रॉम साइकोफैंट्स। साइकोफैंट्स मतलब वो लोग होते हैं जो आपकी वो जो बड़े लीडर के हमेशा अगल बगल में होते हैं, आजू बाजू में, और उनको सलाह देते रहते हैं, और वो सलाह कम देते हैं, बस आप ही अच्छे हो सर, आपसे बढ़िया कौन है, और बस ऐसी बातें करने वाले, उनको कहते हैं साइकोफैंट्स। और बड़े बड़े लीडर्स के आजू बाजू ऐसे जो फ्लैटरी करने वाले जो लोग हैं ना, वो बहुत होते हैं। तो ऐसे लोगों से अगर उदयनिधि आगे बच के रहे तो वो एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, लेकिन बिना एक्सपीरियंस और बिना किसी चीज के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर उनको बना देना इज नॉट राइट। ठीक। अ डिस्टर्बिंग फीचर ऑफ द कैबिनेट रीजिग is the re-entry of Mr. Senthil Balaji as Minister of Electricity, Prohibition and Excise, considered to be cash cow portfolios। और सबसे बड़ा जो डिस्टर्बिंग फीचर है, ये जो कैबिनेट रीशफल हुआ, इसमें सबसे घातक जो चीज हुई है, डिस्टर्बिंग है, जिसकी वजह से लोगों को लग सकता है यार ये सही नहीं हुआ, वो था ये मिस्टर सेंथिल बालाजी जो है, वी सेंथिल बालाजी, जिनके बारे में हमने पिछले लेक्चर में सुना था, उनको वापस से मिनिस्टर बना दिया गया। और सिर्फ मिनिस्टर बनाए नहीं, उनको किस चीज का मिनिस्टर बनाया? मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्रोहिबिशन एंड एक्साइज, है ना। ये मिनिस्ट्री को कैश काउ पोर्टफोलियो कहा जाता है, यानी ऐसी मिनिस्ट्री है जिसमें बहुत पैसा कमाते हैं। यही मिनिस्ट्री इनके पास जेल में जाने से पहले, यानी इन पे जो आरोप लगे थे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा, ये आरोप लगने से पहले इनके पास यही मिनिस्ट्री थी, है ना, और उनको वापस से वही मिनिस्ट्री दे दी गई है जो कि कैश फ्लो वाली मिनिस्ट्री है। तो वापस से उनको वो मिनिस्ट्री दे देना, मिनिस्टर बनाना ही ये एक डिस्टर्बिंग चीज है ना। दैट ही हैड प्रायर टू हिज इम्प्रिजनमेंट इन जून 2023 इन मनी लॉन्ड्रिंग केस फाइल्ड बाय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन 2021। द मेन एलिगेशन अगेंस्ट मिनिस्टर कंसर्न्स द कलेक्शन ऑफ ब्राइब्स फ्रॉम जॉब एस्पिरेंट्स बाय हिज एसोसिएट्स व्हेन ही वाज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर in 2011 to 15 ड्यूरिंग दी AIADMK रीजिम। तो इन पे आरोप क्या है कि जब ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे AIADMK में, है ना, तब वो AIADMK में थे और बाद में उन्होंने पार्टी चेंज कर ली, अब DMK में आ गए। तो AIADMK में होते, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होते वक्त इन्होंने लोगों को नौकरी लगा देंगे ऐसा कह के अपने साथी लोग जो थे इनके द्वारा उन लोगों से पैसे लिए थे, जॉब भी दिए नहीं, वो तो अलग चीज है, लेकिन पैसे लिए थे, ये इन पे आरोप है और इसलिए उनको जेल भी हुई। हालांकि अभी वो बेल पे बाहर आए, तो जैसे ही बेल पे बाहर आए उन्हें फिर से मिनिस्टर बना दिया गया। एज वी हैव ऑलरेडी पॉइंटेड आउट, द कॉज ऑफ जस्टिस फॉर द विक्टिम्स ऑफ द जॉब स्कैंडल एंड अ फेयर ट्रायल फॉर द अक्यूज्ड विदाउट would serve well if Mr. Senthil Balaji is kept out of the cabinet until he is cleared of the charges। और सही बात अगर यही होती कि जो भी विक्टिम्स है, जिनसे पैसे लिए गए, नौकरियां नहीं दी गई, उनको न्याय मिले, और इन पे अगर आरोप लगे हैं तो वो आरोप सिद्ध हो, या अगर आरोप खारिज हो गए तो वो उसमें से बरी भी हो सकते हैं, ये एटलीस्ट ये होना चाहिए। पर जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती उन्हें मिनिस्टर नहीं बनाना चाहिए था। दिस इज व्हाट ऑथर डिमांड्स। ठीक, तो ये पूरा एडिटोरियल में है। अब इसी एडिटोरियल के बेसिस पे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूं। ये क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। बहुत सिंपल सा आंसर है, अभी बताया मैंने। व्हाई डिड द डीएमके गिव हायर एजुकेशन पोर्टफोलियो टू गोवी शेजियान। गोवी शेजियान को ही हायर एजुकेशन पोर्टफोलियो क्यों दिया गया, ये आपको बताना है। तीसरा, Which of the following has nearly the same meaning to the word साइकोफैंट। साइकोफैंट का इनमें से आपको
सिनोनिम बताना है कौन सा है। तो क्वेश्चन 4 है व्हाट डज फ्रेज इन द बोल्ड इन द गिवन सेंटेंस मीन, और फ्रेज जो है वो है इज एट वेरियंस। तो इज एट वेरियंस का मतलब क्या है, इनमें से आपको एक चूज करना है ऑप्शन। 5वां क्वेश्चन है विच टू निगेटिव एस्पेक्ट्स अबाउट तमिलनाडु कैबिनेट रीशफल हैव बीन हाईलाइटेड बाय द ऑथर। ऑथर ने 2 निगेटिव चीजों पे बात की है रीशफल में, कौन सी 2 निगेटिव चीज है वो आपको बताना है। और पिछला जो एडिटोरियल लिया था जिसमें सेंथिल बालाजी पे बात हुई थी, उसके बेसिस उस पे जो क्वेश्चंस पूछे थे उसके आंसर्स यहाँ पे आपको नीचे दिए गए हैं, इनको क्रॉस चेक कर लेना अपने आंसर्स के। ठीक, चलो एंड नाउ फाइनली देयर इज अ पैराजंबल फॉर ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में जो पैराजंबल आपको दिया गया था उसका सीक्वेंस था FCDEEA। ठीक है, तो इसको अपने आंसर के साथ क्रॉस चेक कर लो। और आज के लिए आपके पास एक नया पैराजंबल है, तो इसको आपको सॉल्व करना है, सीक्वेंस कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। ठीक है, डन। चलो, तो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर टुडे। बाकी कल मिलेंगे और एक नया एडिटोरियल पे बात करेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टॉप हियर विद दिस। थैंक यू वेरी मच।